हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे। जहां हमने क्वेश्चन देखा था, हमने एक्सिस सर्कुलर रिंग को देखा था। सर्कुलर रिंग में डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे था, वहां पे देखा था। और हम आज क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे सर्कुलर आर्क पे। हमने रिंग का देखा था लास्ट लेक्चर में। रिंग के डिफरेंट टाइप बोले थे। रिंग के सेंटर पे कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। फिर हमने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे उसके एक्सियल पॉइंट पे देखा था। दोनों का फॉर्मूला हमें रिमेंबर होगा। देखा था हमने E इजक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये क्या था हमारा, ड्यू टू एक्सियल पॉइंट्स था और हमको एक्स सेंटर क्या था, ये 0 था। ये हमने देखा था किसके लिए, कंप्लीट रिंग के लिए, कंप्लीट सर्कुलर रिंग के लिए। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ड्यू टू क्या होगा, सर्कुलर आर्क। अब यहां से देखना शुरू कीजिए। आपको पता होगा कि अगर ये सर्कुलर आर्क होगा तो हमने क्या किया, इस पार्ट में से इस आर्क को सब डिवाइड कर दिया। माना ये आर्क है, इसको हमने एफ बी डी के तौर पर बताया। इसके इस पे चार्ज क्या दिया हुआ, क्यू दिया हुआ। इस पे चार्ज क्या पता है, क्यू पता है। इसका एक सब्सिडियरी एफ डी बनाएंगे, ये ओ है। अगर हमको इस पॉइंट पे चाहिए सर्कुलर आर्क एट सेंटर, हमको कहां पे चाहिए, सेंटर पे। सेंटर फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे। अगर इसको देखना चाहें तो हम लोग यहां से इस पॉइंट का चार्ज क्यू है, इस पूरे कर्व का चार्ज क्या है, क्यू है। अब देखो, इस पार्ट को हमने थीटा लिया, इस पार्ट को हमने थीटा लिया, ये दिस इज अवर थीटा, देन दिस इज आर। तो ये पार्ट हम लोग थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर ये लेंथ को हम एल मान लें, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, दैट मीन्स एल इज इक्वल टू आर थीटा। दिस इज द प्राइमरी कंसर्न। इसका क्या हो गया, लेंथ मिल गया। अब देखिए सबसे पहली बात है कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब ये पूरा चार्ज क्या है, दिस कंप्लीट चार्ज क्यू है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेते हैं डी थीटा पे जाके। ये थीटा है, थीटा से हमने एक डी थीटा पार्ट लिया, यहां से हमने क्या लिया, एक डी थीटा पार्ट लिया, दैट इज चार्ज कंटेनिंग डी क्यू। ये पार्ट क्या होगा हमारा, दिस इज डी थीटा। अब डी थीटा ने चार्ज क्या कंटेन किया, डी क्यू। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी। अगर इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करें तो ये एंगल थीटा होगा। तो उसको हम मान लेते हैं, हमने एक नया एंगल फाई पे लिया होगा, ये थीटा पे ले सकते हैं। ये डी थीटा होगा, इसको फाई मान लेते हैं समटाइम्स के लिए। अगर इस साइड के सिमेट्रिक का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अगेन इस सिमेट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। बिकॉज इस पार्ट में हमने एक्सिस क्या बोला था, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था एक्सियल पॉइंट पे, कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ से इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, दैट इज डी, एंड इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगेन डी। अब डी क्यों होगा, क्योंकि हर एक का चार्ज सिमेट्रिकली स्टेबलिश है इस पे, और ये आरबीटी में आरबी सेम है। जब दोनों सेम होगा तो इस पार्ट का जो हमने डी क्यू चार्ज लिया है उसके कारण यहाँ पे क्या क्या फील्ड होगा, तो देखेंगे डी क्यू इजकल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट, अगेन डी इजकल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, की कैपिटल आर होगा। देखो अगर हमने यहां से इसको फाई थीटा पे लिया, फाई एंगल पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस एंगल इज, इसको आप क्या मान लो, डी फाई मान लो, क्योंकि डी थीटा तो ऑलरेडी थीटा पता है अपने को, थीटा कंप्लीट एंगल दिया है। हमने फाई पे डी फाई लिया, तो दैट इज ये एंगल, ये भी क्या होगा, ये भी फाई होगा। दोनों सिमेट्रिक पार्ट है। अगर इसका कंपोनेंट ब्रेक करें हम, दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक होगा डी ई साइन थीटा एंड डी साइन थीटा, दोनों साइड इधर क्या होगा, डी ई साइन फाई, दिस ऑल्सो डी ई साइन फाई। ये दोनों इक्वेट है तो हट जाएंगे, बट दोनों का पैरेलल रिजल्टेंट एक आएगा जो कि इस साइड रहेगा 2DE cos फाई। ये क्या होगा हमारा, 2DE cos फाई। तो हमसे यहां पूछेगा व्हाट इज डी नेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O क्या होगा, 2DE cos फाई। दिस इज द इलेजिकल रीजन। अब यहां से हमको पता चल गया क्या क्या हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे थीटा क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। देखो 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई।
अब इसमें ये है, हमने यहां से देखा था क्यू चार्ज होता है, अगर इसका लेंथ हम लोग एल मान लेते हैं या छोटा सा डीएल मान लेते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम लोग डी क्यू जो चार्ज होगा वो क्या होगा, लेमडा एक वर्ड होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग, वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ डी क्यू बाई डी एल, दिस इज द फॉर्म। ये क्या होगा, डी क्यू बाई डी एल इसके टू लेमडा, तो डी क्यू क्या ले सकते हैं, लेमडा डी एल। अब डी एल की कहानी थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, अगर फिर से वही कंसेप्ट अप्लाई करें, अगर हमने फाई एंगल लिया है तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू डी एल बाई आर, तो क्या लिख सकते हैं, डी एल इज इक्वल टू आर डी फाई। हमको छोटा सा फाई लेना पड़ेगा, क्योंकि किसके लिए हम बात करें, सिर्फ इस छोटे सा एंगल डी फाई के लिए, डी फाई इज इक्वल टू छोटा सा डी एल डिवाइडेड बाई रेडियस तो सेम रहेगा, तो डी एल इज इक्वल टू आर डी फाई। तो अगर हमको डी एल पता चल गया तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लेमडा आर डी फाई इज दी डी क्यू। तो हम लोग यहाँ से आ गया लेमडा आर डी फाई इज दी डी क्यू। फिर हमको ये रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा अल्टरनेटिव है, क्योंकि हमने अभी तक इस रिलेशन को नहीं देखा था कि चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लेमडा होता है। हम लोग जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे, बट इसका एक मीनिंग है, जस्ट एप्लीकेशन देख लेंगे। क्योंकि अगर ये लेंथ को हमने डीएल माना, छोटा सा लेंथ माना है, क्योंकि ये वाला पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो छोटे से वाले पार्ट को लेंथ को हमको कैसे निकालना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर यूनिट चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे उस करस्पॉन्डिंग लेंथ से, देन वी गेट दी डी फाई इज इक्वल टू सॉरी लेमडा आर डी थीटा। बोलो को डेटा फाई कैसे निकालेंगे, तो ये कंसेप्ट हमको पहले से पता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा कितना है डी फाई, एल कितना है डी एल, आर कितना, आर तो नहीं बदल रहा है, तो डी एल इज इक्वल टू आर डी फाई। अब क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज डी क्यू, 2k, what is dq, lambda r d phi divided by r square cos phi. This is the main concern here. अब ये क्या हुआ, हमारा मेन पार्ट आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे अपने को, हमने क्या किया, 2 लेमडा आर, तो यहाँ से क्या क्या हम हटा सकते हैं, इस आर को एक आर से कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, उसको क्या बचेगा, 2k लेमडा cos phi d phi, that is r। अब यहां से कंसर्न आता है कि व्हाट इज द वैल्यू के लिए वैल्यू। अब यहाँ को ई नॉट तो लिखा था यहाँ पे, that is ई नॉट, बट ये क्या होगा, कंप्लीट गो थ्रू इंटीग्रेशन, हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब फाई कितना है, अगर फाई को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, हमने क्या किया, सिर्फ एक पार्ट के चलते दोनों पार्ट पे सॉल्व कर लिए, तो 2k लेमडा बाय दिस, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेट d का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 से थीटा बाई 2, बिकॉज अगर ये कंप्लीट पार्ट थीटा था तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात होगी तो थीटा बाई 2 ही होगा, तो फाई क्या हो सकता है, या तो 0 हो यहाँ पर हो, नहीं तो यहाँ से थीटा बाई 2 पे हो, दैट इज द लिमिटिंग कंडीशंस। अब देखो 2k लेमडा बाय आर इज कांस्टेंट इंटीग्रेशन cos phi d phi, लिमिट 0 से थीटा बाई 2। आपका यहाँ क्वेश्चन होगा, सर 0 से थीटा क्यों नहीं लेते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी कंसीडर्ड 2, क्योंकि इसका रिजल्ट इसी कारण यहाँ देखा, ये पार्ट भी हाफ तक रहेगा और ये पार्ट भी हाफ तक रहेगा, इसलिए मैंने थीटा का लिमिट फिक्स कर दिया कि या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से थीटा बाई 2 तक ही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमको सबको पता है cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन थीटा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, बट इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन थीटा। 2k लेमडा बाय आर इंटू साइन फाई लिमिट 0 से थीटा बाई 2। अब इस रिजल्ट को हम पुट आउट करते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, E एट O इज इक्वल टू 2k लेमडा बाय r इंटू साइन फाई बाई 2, सॉरी साइन थीटा बाई 2। लेमडा 4 बाई लेंथ होता है, उसको चेंज नहीं करना है, दिस इज द फॉर्म। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के लिए, 2-3 बार मेंस वाले ने इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे, लास्ट अगर 2005-4 की बात करें तो सर फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, इस पे आपको जस्ट पूछ लेंगे सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है सेंटर पे। तो छोटे मोटे एग्जाम्स में जस्ट लाइक स्टेट एग्जाम हो, फिर नीट हो, नीट में इसका एज इज फॉर्मूला पूछ सकते हैं, नहीं तो मेंस में इसका एप्लीकेशन बहुत सारा आता है। अब हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन देखेंगे कि मिक्स क्वेश्चन में इसका रोल क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन टेक 1 to start there, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे आता है वो भी रिक्वायरमेंट है, बट ये फॉर्मूला क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेटर टू अंडरस्टैंड। अच्छा
अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने जो रिजल्ट पढ़ा है अभी, उस रिजल्ट को मैं फिर से लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, दैट इज 2k lambda by r sin थीटा बाई 2, ये हमने पढ़ा था। इसको सेंटर में रखते, लेमडा पता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। ये भी इसका एप्लीकेशन हम लोग अभी फ्यूचर में देखेंगे इसको अच्छे से, बट यहाँ हम थोड़ा सा एप्लीकेशन है देख लेंगे। अब देखो क्वेश्चन पूछा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो हमने क्या बोला था, सर्कुलर आर्क, यस सर्कुलर आर्क है। क्या ये हाफ सर्किल है, दिस इज द हाफ सर्किल। हाफ सर्किल हमको पता है कि थीटा कितना होता है, 180 होता है, किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसको हम लोग पाई बोल सकते हैं। अब देखो अगर इस पॉइंट पे O, जस्ट नेमिंग डिफरेंस है, यहाँ पे O दिया है, यहाँ पे P दिया है, तो बोला अपने को P पे निकालना है, तो राइट इट फॉर्मूला EP, व्हाट इज दिस, 2k lambda sin थीटा बाई 2 बाई r, ये दिया हुआ है। अब इसको देखिए, सर हमें लेमडा तो नहीं पता, बट हमने बताया कि लेमडा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ होता है, तो ये क्या है, ये क्यू चार्ज पूरे इस सेमी सर्कुलर पार्ट पे एस्टेब्लिश्ड है। अगर हम इसका लेंथ लिखना चाहें तो लेमडा इज इक्वल टू चार्ज, सेमी सर्कल का पैरामीटर लाइक ए लेंथ, दिस इज पाई इंटू आर, ये पाई इंटू आर होगा, बिकॉज चार्ज बाय लेंथ, ये कितना होगा, दिस लेंथ क्या होगा, पाई आर होगा। अब देखो पाई आर पता चल गया, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय पाई आर। लेमडा पता है, के का वैल्यू तुमको अननोन ही है, रेडियस दिया हुआ थीटा पता है, लिखेंगे 2k क्यू बाय पाई आर इंटू आर, ये आर रहेगा साइन पाई बाई 2। एक्चुअली बहुत आसान होता है सॉल्व करने पे, तो साइन पाई बाई 2 1 कितना हो गया, 2k क्यू बाय पाई आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आप के वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन रिपोर्ट कर सकते हैं, बट इज नॉट रिक्वायरमेंट यहाँ से। तो क्वेश्चंस क्या होता है, इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखने से बहुत सारे क्वेश्चन इन कंबाइंड फॉर्म में आते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा इसको कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं एक्चुअली। अब देखो ये फॉर्मूला पता था अपने को, थीटा का मैनेजमेंट पता है कि जब सेमी सर्कल होगा तो पाई होता है, क्वार्टर सर्कल में पाई बाई 2 होता है, और अदर देन कुछ भी थीटा दिया हो, पाई बाई 4 हो, 37 हो, 53 हो, 75 कुछ भी दिया हो, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर हियर। क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमने एक न्यू क्वेश्चन को फ्लोट किया। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। कर्व कुछ इस टाइप का है, जो क्या है, ये एक आर्क है। आर्क क्या हो रहा है, इस हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है, तो फॉर्मूला तो वही लगेंगे जो हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन को लिखते हैं, फिर जो भी अननोन है उसको कंसल्टेट करेंगे। और ये हमारा कितना दिया हुआ है, दिस इज लेमडा, ये जो हम लेमडा का फॉर्म है चार्ज पर लेंथ, वो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। तो देखेंगे इसको, जो हमने फॉर्म का देखा था E एट P क्या होता है, K 2 लेमडा K बाय R इंटू साइन थीटा बाई 2। व्हाट इज द थीटा, तो यहाँ बोलेंगे सर ये तो 60 डिग्री दिया है, तो थीटा कितना होगा, थीटा वो होता है जो कर्व का एंगल होता है। अब बोलोगे सर ये 60 डिग्री है और कंप्लीट 180 होता है, तो 180 माइनस 60 इसका मतलब 120 डिग्री इज थीटा। 120 डिग्री कितना होगा, वो थीटा के इक्वल होगा, बिकॉज अगर ये एंगल 120 होगा तभी तो 60 ऐड करने पर 180 होगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंडीशन। तो कभी कंफ्यूजन में ऐसा नहीं कि ये 60 डिग्री को थीटा ले लेंगे, दैट इज द रॉन्ग पर्पस। तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 120 डिग्री जो भी होगा वो थीटा ऑफ द एंगल होगा। तो हमको सबसे पहले क्लियरिटी होना चाहिए कि इसमें थीटा क्या है, तो यहाँ पे हमको क्लियरिटी क्या आ गई, थीटा इज द 120 डिग्री एंगल। लेमडा दिया है, आर दिया है, थीटा दिया है, अभी तो कुछ अननोन ही नहीं है, जस्ट पुट इट द वैल्यू 2k लेमडा बाय आर साइन 120 बाई 2, साइन 60 कितना होता है, √3 बाई 2, कितना हो जाएगा अपने को, √3 k लेमडा बाय आर, दिस इज 2 2 कट जाएगा यहाँ से, √3 बाई 2 से ये 2 कट जाएगा। हमारे लिए कितना आसान होता है व्हेन यू गेट द, कभी भी कोई भी कर्व आए, ऐसा सिमिलर कंसेप्ट हम लोग मैग्नेटिज्म में डील करेंगे।
जो भी कंसेप्ट आएगा बेटर टू अप्लाई। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। आप अगर ढंग का एग्जामिनेशन मींस नीट चाहे एम्स को चाहे आईआईटी को भी देखेंगे, तो आईआईटी में भी कभी कभी छोटे छोटे कंसेप्ट को मिक्सअप करता है इस पे। इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग में छोटे छोटे कंसेप्ट को ऐड कीजिए, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज द आंसर। इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने थोड़ा सा मिक्स कॉम्बिनेशन टाइप का रखा है, देखेंगे इसको। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज जीरो देन फाइंड लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2। अब क्या है, दो कर्व है, दिस इज लैम्डा 1, दिस इज लैम्डा 2, सबका ये एंगल दिया हुआ है, फॉर दैट 160, दिस इज 90। हमको डायग्राम से थोड़ा नहीं लग रहा है बट दिस इज 90 एंगल, ठीक है। ये आर रेडियस है, दिस इज आर रेडियस है। लैम्डा 2 पता है क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम लोग उस फॉर्म को, अब क्या पता है, जब भी हमको याद आएगा कि जब भी कर्व को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r sin थीटा बाय 2। ये हमारा प्रिंसिपल फॉर्मूला है। क्या हमारा ये प्रिंसिपल फॉर्मूला है। अब प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कर्व 1, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। C1 को मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्रैश करेगा एंड C2 क्या करेगा, E2 क्रैश करेगा। अब ये हो गया, लेकिन एक कहानी देख, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज जीरो। अब देखो इस पॉइंट का पता है कि रिजल्टेंट एक इधर आएगा, बिकॉज इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मानते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आएगा इस पॉइंट P पे ड्यू टू लैम्डा 2, और इस पॉइंट E पे एक E1 आएगा, हम लोग कितना है वो बाद में देखेंगे, वो एक नेट डायरेक्शंस में, दैट इज द P पॉइंट। अब देखो जब E नेट जीरो होगा तो हम लोग आराम से कह सकते हैं E2 माइनस E1 मस्ट बी जीरो, बिकॉज डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स पे बोला पॉइंट P पे फील्ड क्या है, जीरो होगा। जब पॉइंट P पे फील्ड जीरो होगा, इन दैट केस E नेट शुड बी जीरो, E नेट शुड बी जीरो मींस E2 माइनस E1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ गया, E2 इज इक्वल टू E1। दिस इज आवर प्रिंसिपल रिजल्ट। अब कहानी क्या है कि हमको बेटर टू फाइंड क्या करना है, अपने को E1 हियर करना है। अब देखो E1 फाइंड करने को, थीटा 1 व्हाट इज थीटा 1, 90 डिग्री, व्हाट इज थीटा 2, 60 डिग्री। फॉर्मूला निकालो, व्हाट इज E1, 2k लैम्डा 1 बाय r, रेडियस अनचेंज्ड है, लैम्डा 1 बाय sin थीटा बाय 2, sin 90 बाय 2 45, sin 45 कितना होता है 2k लैम्डा 1 r 1 बाय रूट 2। ये कंडीशन है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, E2 को सॉल्व करेंगे, 2k लैम्डा 2 बाय r sin थीटा बाय 2, sin 60 बाय 2 कितना, sin 30, sin 30 कितना होता है 1 बाय 2। लिख सकते हैं k लैम्डा 2 बाय r इंटू 1 बाय 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा k लैम्डा 2 बाय r। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। अब आगे अब देखो हमने क्या किया, E1 निकाल लिया, फिर हमने E2 निकाल लिया, बोला क्या इस पॉइंट पे जीरो, इक्वेट कर दो, व्हाट इज दिस k लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 2k लैम्डा 1 बाय रूट 2r। अब कौन किस किस टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं, k जगह r चला जाएगा। क्या पूछा है, लैम्डा 1 इज लैम्डा 2, उसका डायरेक्ट चला जाओ, लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2, तो रूट 2 बाई 2, और रूट 2 बाई 2 दैट मीन्स 1 बाई रूट 2। दिस इज द आंसर, 1 बाय रूट 2 इज द आंसर। तो वेरी इजी वन। कभी कभी हमको इस तरह क्वेश्चन को भी देखना पड़ जाए कि कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है, मिक्सिंग में क्या हो सकता है, नेट रिजल्टेंट में क्या हो सकता है। तो छोटे से एस्पेक्ट हमको बहुत छोटा लगता है कि हाँ ये छोटा फॉर्मूला है, बट बहुत काम की चीज है। इस क्वेश्चन को लिखिए, राइट आंसर इज 1 बाय रूट 2। थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम का क्वेश्चन लिया है। अब देख क्या दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, एक कर्व पार्ट डाउन दी माइनस वाई एक्सिस जिसका चार्ज यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, दूसरे का जो 90 एंगल फॉर्म करो कितना पता है, रूट 2 लैम्डा दिया हुआ है। अब क्या पूछा है कि इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताने को, अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना होगा तो हम लोग को एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना चाहिए, उसका E नेट क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट्स। तो मान लो अगर ये हम लोग मान लेते हैं दिस इज E1, तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हम लोग बाद में देखेंगे, जस्ट जो 2k लैम्डा बाई r sin थीटा बाई 2।
तो E1 है, तो E1 के लिए हम लोग को जस्ट एज्यूम करना पड़ेगा व्हाट इज थीटा। तो लिख लेंगे यहाँ से थीटा 1 इज इक्वल टू 92। तो लेमडा 1 ही मान लेते, कितना दिया वो √2 लेमडा। थीटा 2 कितना 60 डिग्री मान लेते अपन, तो लेमडा 2 कितना होगा लेमडा, ये दिया हुआ जो कि हमने थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन अप्लाई किया। अब देखो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अबे है, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऊपर होगा, दिस इज द E2। अब सबको पता है दिस इज 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट पूछा है तो होगा कहीं यहाँ पे ER, यहाँ पे एक रिजल्टेंट होगा। अगर दो एंगल 90 पे है, दो वेक्टर, तो हमने जिस कितना वेक्टर पढ़ा है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, बिकॉज cos 90 इज 0, दैट इज 2 E1 E2 cos 90 0, तो वो टर्म हट जाएगा। ये हमारा रिजल्ट है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अगर हम E1 E2 को सॉल्व कर ले देन यू गेट इजिली ये रिजल्टेंट। अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट वी अप्लाई E1, रिजल्ट के 2k लेमडा 1। अब देखो दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस r दिया हुआ, इसमें कुछ चेंज नहीं है। तो r साइन थीटा 1/2, तो क्या हो रहा है 2k √2 लेमडा बाय r, ये आ गया साइन थीटा/2 साइन 45, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2। ये तो आपको पहले से ही पता होगा बिकॉज साइन 45 1/√2। तो क्या ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा है अपने पास 2k लेमडा बाय r, दैट इज E1। अगर E1 आ गया तो वी कैन गो थ्रू सिमिलरली E2, 2k लेमडा 2 बाय r साइन थीटा 2/2, दिस साइन 60, साइन 30 कितना होगा 1/2, ये कितना हो गया 2k, ये तो लेमडा ही है, बाय r इंटू 1/2, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा k लेमडा बाय r, दैट इज E2। अब कहानी आती है रिजल्टेंट की, तो मान लो ई रिजल्टेंट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो हम लोग एक चीज तो कर सकते हैं कॉमन, एक बार मैं लिख देता हूं 2k लेमडा बाय r का होल स्क्वायर प्लस k लेमडा बाय r का होल स्क्वायर। अगर इसमें k लेमडा बाय r का होल स्क्वायर बाहर निकाले तो k लेमडा बाय r बच जाएगा बिकॉज ऑफ रूट, तो क्या हो जाएगा k लेमडा बाय r, दैट इज 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया √5k लेमडा बाय r, दिस इज द रिजल्ट। तो कभी कभी हमने 2-3 डिफरेंट टाइप से कर्व देखे, कैसा कर्व होगा तो कौन सा रिजल्ट होगा, तो ये आंसर अपने को मिल गया। ये जो आंसर है √5, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, √5/k लेमडा बाय r, दिस इज द नेट रिजल्टेंट। तो हमने अभी देखा कर्व पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया कि कर्व किसी भी टाइप का हो सकता है, ऐसा नहीं कि जस्ट ये कर्व हमने दिया, कोई और भी हो सकता है। और मिक्सिंग विथ लाइन भी आएंगे जो कि हम लोग हायर ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे ढंग के क्वेश्चन करेंगे तो। बट बेसिकली हाउ वी आर अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ कर्व इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में एनालाइज किया उसको देखने की कोशिश करी, और ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था कि अगर इफ E1 एंड E2 आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री वी कैन ऐड इट वर्टिकली और सॉरी वेक्टोरियली। तो वेक्टर से कैसे ऐड करते हैं, रिजल्टेंट का स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दैट इज गॉन, यहाँ से मिल गया अपने को। फिर हमने ये प्रोसेस हम लोग लास्ट 3-4 क्वेश्चन से यही कर दिया है। तो सो ये टॉपिक जो हमने क्वेश्चन पे डिस्कस किया मेन रूप से अबाउट ए कर्व बात किसी भी कर्व के कारण। अभी देखो हमने एक चीज तो डिस्कस नहीं करी कि थीटा कितना हो सकता है, हमने सब नॉन एंगल लिया। इफ यू टेक थीटा 37 और थीटा 74, बिकॉज 53 106 एंड 37 74, अगर थीटा का वैल्यू 74 भी दिया हो तो वी कैन इजीली फाउंड, बिकॉज थीटा के वैल्यू में sin 37 3/5 सबको पता है और sin 53 4/5 सबको पता है। इट इज द नोन एंगल। अगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो हमको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल का वैल्यू आना चाहिए। सो दैट्स फ्रॉम ये पार्ट से हमने कर्व को डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हमने तो अभी तक देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग चर्चा करेंगे
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आवर नेक्स्ट डिस्कशन ऑफ पॉइंट इज, जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने गए, हमने बोला था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अभी हमने देखा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, इसका ये भी नाम हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन कैसे शो होता है। अभी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमें दिखता नहीं है। अगर मान लो कोई करंट एक चार्ज से दूसरे मूवमेंट होती है तो हमें क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है, दैट इज इमेजिनरी, बट वी फील। क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को फील करते हैं, बट वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस था, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी मेथड अप्लाई करते हैं कि उसको बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन। अब ये होता क्या है, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन में लिखा है इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो इमेजिनरी लाइन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। हमने तो देखा नहीं, बट जो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, इन्होंने देखा था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा और ड्रॉ किया। आफ्टर ऑब्जर्वेशन, देखने के मतलब वो नेक्ड आई से तो नहीं देखे, बट इन्होंने आफ्टर रिसर्च ये डिस्कशन किया या अप्लाई करके निकाला कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं फॉर द डायरेक्शन ऑफ सेक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमसे पूछेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड होता क्या है। एक्चुअली ये कुछ नहीं होता है, जस्ट ए लाइंस, कौन सा लाइंस, इमेजिनरी लाइन, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। अब बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करने का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करने का दो मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, बोला भी था वहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज। अगर फोर्स का कोई डायरेक्शन होगा, अगर उसको किसी पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, वेक्टर ही होती है। तो वेक्टर में किसी स्केलर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कोई रूल्स चेंज नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर ही होता है। इसलिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो दे हैव मस्ट ए डायरेक्शन। अब उस डायरेक्शन को शो, हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा, तो उस डायरेक्शन को शो करने के लिए इस कंसेप्ट का इन्वर्जन हुआ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन। इनको सबसे पहले माइकल फेराडे ने डिस्कस किया था, वी नो। अब इस चीज को समझने के लिए हमको कुछ एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। एग्जांपल्स लाइक कि प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसको प्रॉपर्टी से और डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि ये और कहना क्या चाहते हैं। इसको अच्छे से लिखिए, एंड देन वी रीड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हमने लिखा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी, हम लोग देखेंगे कैसे होता है, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन ओरिजिनेट किधर पे होता, सॉरी, और कहां से होता है, इन्फिनिटी से। तो मान लेते हैं हमारा एक पॉजिटिव चार्ज क्यू, यहां से क्या हो रहा है, लाइन ओरिजिनेट मतलब कुछ डायरेक्शंस होते हैं, दैट इज दी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन कुछ इस तरह फॉलो करेगा। हमने वेव के पार्ट में पढ़ा था, वेव के पार्ट में पढ़ा था, सोर्स से जब भी लाइट इमर्ज होती है सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसको और डीप से देखेंगे। यहाँ से क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। बोले सर हमने तो एक बार पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रहा है, बट इन्फिनिटी से कैसे हो रहा है, उसको नेक्स्ट हाफ में देखेंगे। फिर क्या बोला है, टर्मिनेट एट नेगेटिव, यहाँ तो नेगेटिव है नहीं, और इन्फिनिटी। अब देखो जो लाइन स्ट्रेट जा रही है, जाते जाते क्या होगा, टिल इन्फिनिटी तक जाएगी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो लाइन पी से ओरिजिनेट हुई है, दैट इज ओरिजिनेट हुई है पॉजिटिव चार्ज से, वो कहां पे खत्म होगी, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हुई, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी और खत्म कहां पे हो रही है, इन्फिनिटी पे। तो एक मीनिंग है ये टर्मिनेट हो रहा है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट ऑफ ओरिजिनेशन एंड सेकंड पार्ट ऑफ टर्मिनेशन दिस विल फॉलो। क्या कर रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट था कि पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट होगी, ओके ओरिजिनेट हो रहा है, बट टर्मिनेट होने के लिए तो कोई यहाँ पे कांस्टेंट सोर्स है नहीं। जब वो कांस्टेंट सोर्स नहीं है तो क्या होगा, वो इन्फिनिटी पे आके टर्मिनेट कर जाएगी। अब हम लोग का सेकंड पार्ट है, अगर ये नेगेटिव हो, दैट इज नेगेटिव, अब क्या होगा,
सेम प्रॉपर्टी पर डायरेक्शन रिवर्स होगा। इस वाले केस में ऑरिजिनेट कहां से हो रही है, ये इन्फिनिटी से, तो क्या ये पार्ट आ गया। ऑरिजिनेट कहां से हो रही है, कहीं इन्फिनिटी से आ रही होगी, और टर्मिनेट कहां होगी, नेगेटिव पॉइंट पे। तो देखो ऑरिजिनेशन का सेकंड पॉइंट एंड टर्मिनेशन का फर्स्ट पॉइंट ये मैच कर रहा है, दैट इज टर्मिनेटेड एट नेगेटिव। इसमें क्या हुआ, ऑरिजिनेट हुआ था पॉजिटिव से एंड टर्मिनेट कहां हो गया, नेगेटिव से। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब क्या होगा, ये जो आप एरो देख रहे हैं, दिस एरो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कर रहा है। हमने बोला था वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। तो आप जितने भी दो डायग्राम देखें, प्लस एंड माइनस दोनों में, ये अगर प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटसाइड दी चार्ज है, अगर वो माइनस होगा तो इनसाइड दी चार्ज है। दिस इज द बेसिक सिंपल। अगर इसको थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहे, हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट। अगर इस इन्वायरमेंट में, इस यूनिवर्स में, इस चार्ज के अराउंडिंग कहीं भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या इसको रिपेल करेगा, दैट मीन्स गोइंग आउटसाइड। रिपेल का यूनिट है ना, अपने से दूर देखना। जब अपने से दूर जाएगा तो दैट इज द एग्जैक्ट साइनोनिम्स जो हमने यूज किया था पहले, उसका मीनिंग क्या होता है, ये अपने से दूर जा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव मीन्स अट्रैक्शन, नेगेटिव मीन्स अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई ऑल द चार्जेस विल अट्रैक्ट। जब अट्रैक्ट होता है तो फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव होता है, करेक्ट है, फिर उसका फील्ड भी उधर ही होगा जिधर फोर्स होगा। तो ये हमारा बेसिक एजम्पशन है और हमको पहले से पता है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल एंड नेगेटिव चार्ज, टू पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर एंड टू नेगेटिव चार्ज also repel but alternate charge attract each other। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है। दिस इज अवर फर्स्ट वन। हम लोग और डीप से देखेंगे इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट चार्ज। अभी कभी क्या होता है, कभी कभी चार्ज के कैरेक्टर हमको बताने लगता है कि एक्चुअली चार्ज का कैरेक्टर क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग दो चीज कंसिडर करें, क्या क्या कर सकते हैं, मान लो ये पॉइंट हमारा चार्ज Q1 है, दिस इज Q2 है। मैं आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ Q1, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ Q2। अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होता है, और नेगेटिव पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है। बाकी हम लोग सेकंड पार्ट को डील में करेंगे। तो हम जब देखते हैं कि Q पॉइंट से सभी का सभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या हो रहा है, ऑरिजिनेट हो रहा है। ऑरिजिनेट होने का मतलब है उससे अवे जाना या फिर उसको फॉर्म करना। अब देखो ये लाइन इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये लाइन इधर को जा रही है। ऑलवेज क्या है, सारा लाइंस देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है, ये प्रॉपर्टी क्या फॉलो करती है, ऑरिजिनेशन का। जब भी ऑरिजिनेट होगा तो अपने को ये आइडिया लग जाएगा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम लोग Q2 को देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा चार्ज इनकमिंग है, ऑल चार्ज क्या है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी उधर जा रहा है। और पता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, सिंपल है। अब देखो तो क्या ये अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मींस Q2 मस्ट बी नेगेटिव। दिस इज द कैरेक्टर। एक कैरेक्टर हमको इससे ही पता चला कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन की डायरेक्शन से बता सकते हैं कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज नेगेटिव है। इसमें से एक और आइडिया हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने देखा था कि जितना फील्ड्स ऑफ लाइन ज्यादा होगा, जैसे मान लो जहां पे ज्यादा फील्ड होगा वहां पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इट मींस वहां पे चार्ज ज्यादा होगा। अगर हम कंपेयर करना चाहें, जस्ट एक न्यूमेरिकल काउंटिंग है, देखेंगे इसको। अगर Q1 की बात करें तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 + 4 1 4 और 4 8। इस Q1 से क्या हो रहा है, 8 लाइंस इमर्ज हो रही है। Q1 से 8 लाइन इमर्ज हो रही है। इस Q2 से 1 2 3 4 5 6 लाइन इमर्ज हो रही है। अब हमको पता है कि एज ए काउंटिंग डिस्टेंट, जो कि काउंटिंग का डिस्टेंट होता है, उस हम लोग को इतना आइडिया कि जो लाइन न्यूमेरिकली हायर स्ट्रेंथ में होगा उस पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा होता है। अब हम लोग काउंटिंग से देखें, इट मींस चार्ज ऑन वन, हम लोग मॉड को कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग एज ए एक एनालॉजी है। ऐसा नहीं कि हम लोग 8 यहाँ से बोले सर 8 चार्ज किधर दिख रहा है, बट एज ए स्ट्रेंथ
कि जहां पे फील्ड ज्यादा होगा तो वाइस वर्सा वहां पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 एज ए मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई ज्यादा है। कभी कभी एग्जाम में आप देखेंगे पेपर तो 27 का क्वेश्चन है IIT का, उसने इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा था कि Q1 ग्रेटर देन Q2, Q2 ग्रेटर देन Q1। सिमिलर क्वेश्चंस है, हम लोग फर्दर देखेंगे फ्यूचर सेशन में किस तरह क्वेश्चन ओरिजिनेट होते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन को काउंट किया, उसको काउंट करने के बाद देखा कि स्ट्रेंथ एट Q1 इज मच मोर एज कंपेयर टू Q2, दैट्स व्हाई द स्ट्रेंथ ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अगर इसको एक और एनालॉजी लिखना चाहें, देन द रेशियो ऑफ Q1 इज टू Q2, व्हाट इज द वैल्यू मॉड में। अगर हम लोग जस्ट इस कंपेरेबल की बात करें तो 8/6 दैट इज 4/3। ये सब कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन रिजल्ट है, ऐसा नहीं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, बट कुछ ऑब्जर्वेशन रिजल्ट है कि हाँ रेशियो ऑफ Q1 इज टू Q2 क्या होगा। इस कॉम्प्लिकेशन पार्ट से हम लोग कंपाइल कर सकते हैं या रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से दो चीज सीखा। सबसे पहले तो हमको आइडिया मिलता है कि है क्या एक्चुअली, कौन सा चार्ज क्या है, किसका कैरेक्टर क्या है और कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे मान लो जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। ये मतलब रियल कॉन्सेप्ट है। अब इस टर्म का इंपॉर्टेंट एनालॉजी होता है, वी कैन रिमेंबर इट एंड दिस इज आल्सो बस काउंटिंग सिस्टम है। लगेगा सर ये क्या नया है, बट दिस इज द वे टू रिजॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये इसलिए पढ़ाया जाता है या बताया जाता है क्योंकि कभी भी चार्जिंग स्ट्रेंथ का कंपैरिजन एग्जाम में आए तो आप आसानी से बता सको कि कहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा, कहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा। बिकॉज चार्ज क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है फोर्स और फील्ड से। तो बोलेगा यहाँ पे फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड ज्यादा है, तो अगर चार्ज ज्यादा है तो फील्ड ज्यादा होगा, चार्ज कम होगा तो फील्ड कम होगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ा सा सिमिलर प्रॉपर्टी लास्ट वाले से मैच करता है। अब बोला इसमें क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन एंड चार्जेस। उसमें क्या बात था, कैरेक्टर ऑफ चार्जेस हमने लास्ट में डिस्कस किया था कितना फील्ड्स ऑफ लाइन है। कभी कभी ट्रिपल क्वेश्चन देखेंगे या फिर मेन से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है। कभी कभी स्ट्रेंथ के बारे में पूछेगा, कभी कभी क्या होता है अपने से कुछ इस तरह क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन पे डायरेक्टली रिलेशन पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कितना होगा। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कैरेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं कि Q1 क्या होगा। व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ Q1, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ Q2। अब देखो कैरेक्टर ये था कि अगर जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होता हुआ देखते हो पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमें दिख रहा है कि Q1 पे भी सारा चीज ओरिजिनेट है एंड Q2 पे भी सारा चीज क्या है, ओरिजिनेट है। तो इस पे हम लोग क्या कैलकुलेशन निकालेंगे, दैट इज Q1 इज आल्सो पॉजिटिव, Q2 इज आल्सो पॉजिटिव। अब लॉजिक ये है कि हमने बोला था कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अब देखेंगे रिपेल का मतलब है कि ये जो लाइन है, आप इसमें फाइनल लाइन ड्रॉ करें ठीक से तो लग रहा है कि ये दोनों जितना फील्ड्स है, अगर फील्ड्स को जाना स्ट्रेट था, फील्ड को जाना स्ट्रेट था और इसकी फील्ड को भी जाना स्ट्रेट था, बिकॉज इसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जिस वे में फ्लो करेगा डायरेक्शन सेम रहेगा। बट क्या हुआ, इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, इस तरह चेंज हो रहा है। इट मींस दोनों क्या कर रहा है, इसका लाइन ऑफ फील्ड्स इसको अपोज कर रहा है, इसका लाइन ऑफ फील्ड इसको अपोज कर रहा है। जब दोनों एक दूसरे को अपोज करता है, इन दैट केस क्या होता है कि दोनों क्या होगा, सेम कैरेक्टर होगा, जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। अगर सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, ये डायग्राम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन का इमेजरी लाइन में कि कैसे ये रिपेल करता है। फिर हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट था, फिर हम वही देखेंगे किसका स्ट्रेंथ बड़ा है। तो बेटर टू काउंट, Q1 को काउंट करेंगे 2 4 6 8, क्या ये 8। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन काउंट करो 2 4 6 एंड 8 हियर 2 4 6 8 9 इज यहाँ क्या है, इस पॉइंट पे Q2 के पास 9 इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। हम लोग एनालॉजी लास्ट क्वेश्चन तो निकाल सकते हैं एज मॉड ऑफ Q2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q1, बिकॉज यहाँ पे मोर नंबर ऑफ लाइन्स है 2 to 4 5 plus 4 9, here 2 to 4 and 6 plus 2 8, this is only 8, यहाँ क्या 9 है। फिर से हम लोग लास्ट एनालॉजी करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, तो Q1 के पास 8 इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन है एंड Q2 के पास 9 है। तो स्ट्रेंथ किसके पास ज्यादा है,
Q2 के पास, तो लिख सकते हैं Q2 by Q1 एज ए मॉड, होल मॉड लिख सकते हैं. व्हाट इज दिस? 9/8. दिस कैन इजीली सॉल्व. हम लोग इस तरह से कुछ एनालॉजी आएगा जहां पर हम इस तरह के कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट हो. इस प्रॉपर्टी को भी अच्छे से लिख लीजिए. आई होप आप एनालॉजी को समझ रहे होंगे जो मैं लास्ट दो प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रहा हूं. वी आर अप्लाइंग टू प्रॉपर्टी इन वन एनालॉजी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन एंड चार्जेस. सो बेटर, आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, राइट इट. इसको अच्छे से लिख लीजिए. देन वी मूव टू फर्दर प्रॉपर्टी. ठीक है, उसको देखेंगे. वो क्या करते हैं? इट गिव्स एन आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ई. ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक आइडिया देता है. आइडिया क्या है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस आर डेंसर, डेंसर मतलब क्या होता है? वहां पे उसका कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगा, जो हमने पहले डिस्कस किया था. जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन ज्यादा होता है उसका चार्ज ज्यादा होता है. चार्ज ज्यादा होता है, क्या होता है? फील्ड अपने आप ज्यादा होगा. इसने रिजल्ट में क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर हाई. अगर जिसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा या डेंसर होगा, ज्यादा होगा, उसका क्या होगा? फील्ड वहां पे हाई होगा. एंड वाइस वर्सा, अगर कम होगा तो लो होगा. दैट इज नॉट मैटर. अब हम लोग क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार कंपेयर करने को आते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे तो हम लोग को दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 एंड EB. हम लोग देखते हैं तो हम लोग लॉजिक क्या था? जहां पे फील्ड्स ऑफ लाइन ज्यादा होगा, डेंसर होगा, वो क्या होगा? ज्यादा होगा. तो ए पॉइंट पर एज कंपेयर टू बी कम है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन इज लेस देन बी. इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट ए. तो ये छोटा सा एनालॉजी होता है समझने के लिए, दैट इज G1. अगर सिमिलरली इस पे अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट बी, तो फिर क्या है? इस टाइम पे पॉइंट ए पे डेंसर है, दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन ई. वाइस वर्सा वो भी चलेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए. ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें बार बार रिमेंबर करना है. अब देखो, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है, दिस पॉइंट बी पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है. लेकिन हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं तो जो स्ट्रेंथ यहाँ पे था वो भी स्ट्रेंथ यहाँ पे था. दोनों का डेंसिटी कभी वैरी किया ही नहीं. जब वैरी नहीं करा, इट मीन्स क्या होगा? ई ए इज इक्वल टू ई बी. दोनों का स्ट्रेंथ एट ए, स्ट्रेंथ एट बी और फील्ड इंटेंसिटी एट ए, फील्ड इंटेंसिटी एट बी क्या है? इक्वल है. जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये केस हम लोग को मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि डिफरेंट पॉइंट पे कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं. जो हमने तीनों रिजल्ट देखा, बाय लार्ज एंड कंसेप्ट ये है कि E at A is less than B. Why? Because पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या डेंसिटी क्या है? या डेंसरनेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू बी. तो ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है, उसको कुछ नया सोचने की जरूरत अपने को नहीं है. बेटर टू एंड वाइस वर्सा रिलेशन. अगर जहाँ पे कम होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी. तो ये हमको ये पॉइंट फोर्थ आइडिया क्या देता था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि वो कम होगा या ज्यादा होगा. इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं. अब देखिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये प्रॉपर्टी 2-3 बार एग्जाम पूछा है. आप अगर बोर्ड एग्जाम को देखेंगे तो वहां भी आता रहता है ये प्रॉपर्टी. बोला कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कोई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, इसलिए मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? उस पॉइंट के डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिल जाएगा. दो पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q. अगर आप थोड़ा सा इसको सॉफ्टवेयर ले लीजिए, दिस इज पॉइंट Q. हम देखो, हमने सबसे टेंजेंट ड्रॉ करना. वी नो द बेसिक कांसेप्ट, टेंजेंट उस पॉइंट को टचिंग पर टेंजेंट होता है. अगर ये पॉइंट P होगा तो कुछ इस तरह का टेंजेंट होगा. इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या शो कर रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली अगर यहां ड्रॉ करना चाहे टेंजेंट दिस पॉइंट Q पे, ये क्या कर रहा है? टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वो जो पॉइंट P मिला, लिखा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट गिवन पॉइंट. अगर इस टचिंग पॉइंट को जब इसने टेंजेंट ड्रॉ किया एट P तो डायरेक्शन क्या है? राइट वार्ड. फिर से डायरेक्शन क्या है? राइट वार्ड. हमसे पूछता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के
उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दैट इज गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी देगा, बिकॉज जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर भी क्या होगा, फोर्स होगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको रिमेंबर रखना है एट पी एंड क्यू कि जिस भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइन के इमेजिनरी पार्ट पे, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। कभी कभी एज इज आपको एग्जाम में पूछ लेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा रॉन्ग है। जैसे रॉन्ग और राइट आजकल फेमस क्वेश्चन है जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि विच ऑफ ऑप्शन इज रॉन्ग और करेक्ट और राइट समथिंग, ऐसा कुछ पूछेंगे तो ऐसा भी ऑप्शन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स, हमारे सेंटेंस को उसने पूछ लिया कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करेक्शन ऑप्शन करेक्ट है कि रॉन्ग है, सॉरी करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो ये हमको चेक करना है। हमको यहाँ से एक पॉइंट मिला, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ का मतलब इस पॉइंट को ड्रॉ करो, दैट इज दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी कर वो, अगर आप पॉजिटिव चार्ज लो नेगेटिव चार्ज लो, सबका डायरेक्शन वही शो करेगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार एग्जाम में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। अभी हमने देखा था, अगर एग्जांपल्स देखें, ये था हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो क्या देखा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइन इधर को जा रहे हैं, जैसे यहाँ से आ रहे हैं, फिर से यहाँ पे कुछ जा रहा है और इधर से कुछ आ रहा है, ठीक है। ये हमने देखा था, एक एनालॉजी है। अब क्लोज लूप का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज लूप का मीनिंग आप समझते हैं, कोई बोलेगा सर ये भी तो क्लोज लूप है, दिस इज क्लोज लूप। लूप का मीनिंग कुछ इस तरह होता है, द ओरिजिनेशन पॉइंट एंड द टर्मिनेटिंग पॉइंट एक होना चाहिए। क्या इस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होने वाला चार्ज क्या पॉजिटिव आके फिर से मिल रहा है क्या? दैट्स वाई जब भी मान लो हम लोग सर्किल बोलते हैं क्लोज लूप, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर एंड पॉइंट इस पॉइंट पे आके मैच नहीं करते, क्लोज लूप होगा क्या? नहीं होगा। इस फील्ड में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। ये 2-3 बार पूछे हैं क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर देखेंगे ना, उसमें लगता है सब आसान ही है। तो बोला कि दे डज नॉट फॉलो, क्लोज लूप नहीं हुआ। अब रीजन क्या हो सकता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स था। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स अपने को पता है, कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन इन राउंड ट्रिप 0, पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप क्या होता है 0। अब देखो अगर कुछ वर्क होगा ही नहीं तो यहां से यहां चार्ज का मूवमेंट कैसे होगा, फोर्स आएगा, दैट इज दी। इसका रीजन क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, राउंड ट्रिप में से ऑर्डर 0 होता है, दैट इज नॉट 0। अगर किसी का वर्क ही नहीं हो तो चार्ज मूव कैसे करेगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि चार्ज को अगर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से कुछ लाइन है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, विदाउट वर्क दिस लाइन डज नॉट फॉर्म ना कुछ। तो अगर किसी लाइन का इफेक्ट होता है सर्टेन एरिया में, वो कुछ ना कुछ काम करती है। अगर ये क्लोज लूप फॉर्म कर लिया इट मींस नो वर्क, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो फील्ड भी क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। अगर वो क्लोज लूप फॉर्म कर लेगा फिर दिस कंसेप्ट विल वैनिश, ये रॉन्ग हो जाएगा, जो कि ये हमारा बेसिक्स फंडामेंटल है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंजर्वेटिव नहीं हो, इसलिए क्या होता है, दिस डज नॉट फॉलो क्लोज लूप। वो क्या करता है, क्लोज लूप फॉलो नहीं करता है। इसको लिख लीजिए, दिस इज द प्रॉपर्टी। अब रीजन पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो है कंजर्वेटिव फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा, इसका मतलब तो उसका वर्क डन 0 होना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस। सो दैट इज द रीजन, राइट इट एंड मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखेंगे इसको लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन नेवर एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। इसने बोला है कि इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन होता है नहीं है। हम लोग एक एग्जांपल से देखे तो आपको याद होगा, रिंग के सेंटर पर हमने क्या बताया था, फील्ड 0। जब फील्ड ही नहीं रहेगा इसका मतलब चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। दैट इज को दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0 इन स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी और रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट और स्टेशनरी।
सबको पता है। और हम लोग एक्चुअली पढ़ ही रहे हैं इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका, जीरो होगा। अब देखो हमने वहां देखा था अगर ये सेंटर था इसका चार्ज समथिंग होगा, हमने वहां भी बोला था रिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट रिंग एट ओ इक्वल टू जीरो। जब पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो बोल सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस रेडियस तो दिया हुआ है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि के भी कांस्टेंट है तो होगा क्या नहीं, क्यू इक्वल टू जीरो। जब चार्ज नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस ऑफ फील्ड इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई इनसाइड द कंडक्टर, हाँ आउटसाइड बोले सर यहाँ हो सकता है आउटसाइड द कंडक्टर बिकॉज सरफेस पे चार्ज है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और डीप में इन फर्दर सेशन कि आउटसाइड कैसे होता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ेंगे और इसका डीप एनालिसिस करेंगे वहां पे। बट बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। और मैं बताऊं इस कंसेप्ट पे आईआईटी वाले ने बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था, एक ऑलमोस्ट 2005-6 की बात है, डायग्राम से पूछा था। हम लोग उस क्वेश्चन को भी करेंगे तो फिर देखेंगे क्या कंफ्यूजन होता है। बट अगर ये कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखेंगे कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, कंडीशन क्या है, स्टैटिक कंडीशन और रेस्ट कंडीशन और स्टेशनरी कंडीशन, फिर आप वहां पे गलत नहीं करेंगे। अगर आप इस चीज को अच्छे से रिमेंबर करेंगे या अच्छे से एक्नॉलेज कर पाएंगे फिर आप क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं करेंगे। तो हमको यहाँ से सिंपल इस प्रॉपर्टी में एक बात तो समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होता है इनसाइड द कंडक्टर होता ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज रिटन देयर। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इन फर्दर सेशन जब हम लोग आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे। इस पर डीप एनालिसिस होगा, इसको लिख लीजिए, बेसिक प्रॉपर्टी है। फिर मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को देखेंगे, जो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस जो ऑलवेज दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मैं पहले बता चुका हूं ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इट बिहेव्स एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मीनिंग होता है मैंने फर्स्ट में डिस्कस किया था पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मतलब क्या होता है, दिस इज इक्वल पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका एक एग्जांपल हमने अभी देखा था, मान लो एक सरफेस है दैट इज दिस, स्फीयर है। हमने अभी देखा कि अगर ये कंडक्टर होगा तो कंडक्टर के ऊपर चार्ज होगा, क्यों मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका लाइन इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा नहीं, हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये सेंटर में क्या होता है, जीरो, येट जीरो इनसाइड, लेकिन बाहर तो होगा, बाहर क्या होगा, ऑलवेज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो। अब एक बात आपको पता है, हम लोग सर्किल की प्रॉपर्टी पता है, सर्किल को देखेंगे, मैं एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूं। अगर आप सर्किल के सेंटर से जितना ही पॉइंट थ्रू आउट करते हैं, जितना ही पॉइंट थ्रू आउट करते हैं, वो क्या होता है, ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर होता है। ऑलवेज इसके जितना भी लाइन आप देख रहे सब क्या होंगे, उसके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब एक नॉर्मल भी होता है। जब भी नॉर्मल हम सर्किल पे ड्रॉ करते हैं या किसी भी पार्ट पे तो क्या होता है, उसका ऑलवेज 90 डिग्री होता है। हमने बताया कि ऑलवेज ये क्या होगा, दिस इज फॉर 90 डिग्री। अगर ये सेंटर जाएगा, इसका मतलब तो एक ऑटोमेटिकली मीनिंग है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन होगा सब क्या होगा, इसके सेंटर से जाएगा। सेंटर से जाएगा तभी ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तब तो वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। जब वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, इन दैट केस ओनली वी कैन से ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होगा। तो एक बात हमको यहां से सीखने को मिल गई कि जिस तरह सर्किल में होता है कि सर्किल से सेंटर से जितना भी हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और बोल सकते हैं जितने भी नॉर्मल सर्किल पे होगा सब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। उसका सरफेस क्या होता है, सबका पोटेंशियल इक्वल होगा बिकॉज रेडियस डज नॉट चेंज। इस केस में भी इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। मैं बोल रहा था बात की क्वेश्चन आए थे तो कुछ इस तरह क्वेश्चन होते हैं, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, किसमें, इन केस ऑफ कंडक्टर। अब देखो लगे सर ये अगर इस तरह का डायग्राम है तो कैसा, एक हम लोग जिगजैग डायग्राम लेते हैं फिर देखते हैं उसमें कैसा होता है। इसको लिख लीजिए, माना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब इस पे ड्रॉ करना है। अब देखो ड्रॉ करने का मतलब जो भी सरफेस होगा, जो भी सरफेस होगा उसको ऑलवेज क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। देखो यहां नहीं हो सकता, कुछ इस तरह का ड्रॉ करेंगे, ये एंगल ऑलवेज क्या करेगा, दिस फॉलो ए परपेंडिकुलर पार्ट। अब स्ट्रेट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कर्व करो, दिस इज परपेंडिकुलर।
यहां से ड्रॉ करो, दिस इज परपेंडिकुलर, मतलब जो भी कर्व होंगे इस पे उस सरफेस के साथ ऑलवेज, यहां देखो 90 है, दिस इज परपेंडिकुलर, यहां पे देखो स्ट्रेटली हो जाएगा। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ये 90 है। ये सब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमारे लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का मीनिंग होता है कि जो हमने पहले देखा था, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर ये कंडक्टर तो क्या होगा नीचे जीरो, तो नो फील्ड। कोई बोलेगा जहां पे टेंजेंट नहीं होगा, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, जस्ट ड्रॉ ए शार्प लाइन जो कि हमको दिखे कि एग्जैक्टली 90 हो। मैं इसका एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमको पता है कि अगर ये लाइन 90 डिग्री है, ठीक है, अगर हम लोग इस लाइन को मैच करना चाहें तो हमें दिखेगा दिस इज ऑल्सो 90 बिकॉज इस पॉइंट पे टेंजेंट है, दिस इज ऑल्सो 90 बिकॉज इस पॉइंट पे टेंजेंट है, दिस इज ऑल्सो 90, यहां पे क्या टेंजेंट है, दिस इज ऑल्सो 90। मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि किस तरह हो सकता है, एग्जैक्टली यही ऐसा ही क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, जो चार जगहों से कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कौन सा डायरेक्शन होगा। अब इनसाइड कुछ नहीं है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म क्वेश्चन आए थे, वो आईआईटी क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मैं फॉर्म आपको बता रहा हूँ क्या है। इसमें देखा कि सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, अगर सेंटर का नहीं पता, अब हमने क्या थोड़ी बोला था कि ऑलवेज सेंटर से ऐसा ही जाएगा इसी टाइप पे, नहीं वो रीजन नहीं है, बट बेसिक कंसेप्ट है कि सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब सरफेस के परपेंडिकुलर होने का एक ही रीजन है कि जस्ट यू ड्रॉ द टेंजेंट, जस्ट यू ड्रॉ द टेंजेंट, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ भी ड्रॉ करो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर एक पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दूसरे के परपेंडिकुलर आता है। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी हमको बोलेगा टेंजेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऑलवेज सरफेस पे ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, ऑलवेज उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा सर्किल के कॉन्सेप्ट से। सेकंड एग्जांपल में जिसका कोई शेप ही नहीं, इरेगुलर शेप है, बेटर टू ड्रॉ ए टेंजेंट, जिस पॉइंट पे बोला है। मैंने एक बात और बोला था कि टेंजेंट किसी भी लाइन पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम लोग यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करो, दिस पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ये तो यही शो कर रहा है ऑल ऑफ दैट। सो दो चीज सीखा हमने यहाँ से, कैसे ड्रॉ करते हैं और चेक कैसे करते हैं। आप इसमें तीनों एग्जाम्पल लिख लेंगे, जो कि तीनों एग्जाम्पल आपके लिए वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्यूचर में काम आएगा। इसको लिखो अच्छे से। दिस इज लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट 3-4 प्रॉपर्टी में सबके सब पूछते हैं। ये क्वेश्चन तो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता। वी आर डिस्कसिंग द रीजन, बताएंगे क्या होता है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन है इफ इट इंटरसेक्ट, ये अगर इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो अब बताओ एक पॉइंट पे एक ही फील्ड हो सकता है, करेक्ट। तो एक रीजन है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर जाता है, इफ इट, इसका मतलब होता है इफ इट इंटरसेक्ट then there are 2 or more field at a point which is not possible। ये बेसिक रीजन है, बट इसको थोड़ा सा डायग्राम समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं, जो कि अपना स्टैंडर्ड रीजन है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बट सेकेंड इज देयर। अगर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन ये करेक्ट है। हमने एज्यूम किया कि एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दिस इज ई ऑल्सो, इसको E1 मान लो, ई वेक्टर मान लेते डायरेक्शन के साथ, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट कर गया, रीजन क्या था, इंटरसेक्ट नहीं करना, इंटरसेक्ट कर गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जिस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कि एक उस पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर को उसी पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट ड्रॉ किया, लाइक दैट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ, इन हियर एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन फिजिकली रॉन्ग, कुछ फिजिक्स में से कुछ कंसेप्ट ही नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन फॉलो करेगा। इफ यू अप्लाई फोर्स इन वन डायरेक्शन यू कैन मूव इन अदर डायरेक्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें रीजन क्या होता है, जो सेकंड रीजन है,
हमने क्या किया, इस पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किया। पॉइंट P का दो डायरेक्शन है, पॉइंट P क्या है, दो डायरेक्शन है। एक तो क्या है, दो फील्ड बोल रहे हैं, बट इस पॉइंट P तो कोई एक ही फील्ड होगा, और फील्ड दो मींस डायरेक्शन भी दो। दैट्स व्हाई बोल सकते हैं दैट इज एट पॉइंट P, एट दैट इज एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन। इसके पास क्या होगा, दो डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन डाउनवर्ड, दूसरा डायरेक्शन अपवर्ड, which is same not possible, that is not right, which is not possible। जो पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे क्या हो सकता है, दो डायरेक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो बोलेगा ये चार्ज है, इस पे फोर्स इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है। हमने बहुत सारा क्वेश्चन करा है उसमें कि सब में एक फोर्स का पर्टिकुलर डायरेक्शन था। हमने अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन का फोर्स लग रहा था। जब फोर्स ही नहीं होगा दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो एक रीजन है कि दो से अधिक फील्ड बन जाएंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एंड जो मैथमेटिकल प्रैक्टिकल रीजन है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सो यू कैन से टू डायरेक्शन एट सिंगल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। That's why ये क्या करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। सो टुडे आर गिविंग द फुल फ्लेज लेक्चर। हमने पूरा लेक्चर को देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। इसमें हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टी को देखे थे। हर एक प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चंस को जब प्रीवियस ईयर टच करेंगे, मेंस का हो या फिर नीट का हो, हर एक में इस जितने प्रॉपर्टी थे सबका अपना अपना लॉजिकल्स होता है। और मैंने लास्ट जो 7, 8, 9th प्रॉपर्टी है वो सब बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि ये क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये लाइंस परपेंडिकुलर क्यों होंगे, वो क्लोज लूप क्यों नहीं फॉर्म करता। सो आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा हर एक की प्रॉपर्टी। और बेसिकली जो फर्स्ट 3-4 प्रॉपर्टी थे, अगर उस प्रॉपर्टी को एक नजर देखना चाहे, और जो एक प्रॉपर्टी था इनसाइड द फील्ड जीरो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग द पॉइंट ऑफ व्यू कि इनसाइड द फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो प्रॉपर्टी भी अपना इंपॉर्टेंट था। एंड देयर आफ्टर हमने देखा और जो रिजल्टेंट्स आए थे किसका किसका, और हमने रिजल्ट अप्लाई किया था, क्यों जीरो होता है, क्यों इनसाइड आउटसाइड परपेंडिकुलर होता है, और ये क्रॉस सेक्शन नहीं करते हैं। और फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी में क्या था कि हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ पॉइंट पॉजिटिव से ओरिजिनेट करता है और जाके इन्फिनिटी पे टर्मिनेट कर जाता है। सिमिलरली फॉर द नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी से ओरिजिनेट करता है एंड नेगेटिव पे टर्मिनेट करता है। फिर हमने देखा कि दो डिफरेंट चार्ज का फील्ड, हम लोग क्वेश्चन में और ट्राई करेंगे उसको, दो डिफरेंट चार्ज का फील्ड कैसा होगा, दो सेम चार्ज का फील्ड कैसा होगा, डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी था कि टेंजेंट पे किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो एक डायरेक्शन देता है। सो वी आर स्टॉपिंग टुडे, हम लोग आज यहाँ तक यहीं रुकेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बेसिक प्रिंसिपल्स। थैंक यू।